स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, देश के स्वतंत्र होने के पहले ही लोगों ने यह कल्पना की थी कि स्वाधीन भारत में शिक्षा व सरकारी कामकाज देश की अपनी भाषाओं में संपन्न होना आरंभ हो जाएगा। स्वाधीन होते ही देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने इसी भावना का अनुसरण करते हुए अपनी शिक्षा और परीक्षाओं में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को समुचित स्थान भी दिया था। हिंदी भाषी क्षेत्रों के अनेक विश्वविद्यालयों में शिक्षा और परीक्षा का माध्यम हिंदी हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों की सोच में अंतर आने लगा। लोग अनुभव करने लगे कि हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त नवयुवक सरकारी नौकरियों में उचित मात्रा में नहीं आ पा रहे हैं। उच्च शिक्षा की तो बात अलग थी, पर छोटे स्तर के पदों को प्राप्त करना भी उनके लिए बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अंग्रेजी आवश्यक थी। ऐसी स्थिति को देखते हुए जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि क्यों न शिक्षा का माध्यम फिर से अंग्रेजी कर दिया जाए। ऐसी बदलती सामाजिक धारणा को रोकना आवश्यक था, क्योंकि देश की अपनी भाषाओं को समुचित स्थान न मिलना राष्ट्रीय हित में नहीं था। अतः सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती की परीक्षाओं में हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी। इससे लोगों की सोच में तो अंतर अवश्य आया, परंतु वास्तविक रूप में आज भी हिंदी या क्षेत्रीय भाषाएं उस स्थान पर नहीं आ पाई हैं जहां उनको आना चाहिए था। पैरा, केंद्र सरकार ने भी अपना सरकारी कार्य हिंदी में संपन्न करने के लिए अनेक प्रावधान किए, सरकारी आदेश जारी किए। प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने के लिए काफ़ी बल दिया, परंतु केवल सरकारी आदेशों से कोई कार्य तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक उस कार्य को वास्तविक रूप प्रदान करने वालों की मानसिकता न बदले। अतः सरकारी आदेशों और व्यवस्थाओं के बाद भी देश की भाषाओं को सरकारी कामकाज में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार है। इससे हमें दुख होता है और हम इसका दोष एक दूसरे पर डालने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में मेरा यह मानना है कि इसके लिए किसी न किसी हद तक हम हिंदी भाषी वर्ग के लोग भी दोषी हैं। यदि इस देश का सबसे बड़ा भाग अपने सारे व्यक्तिगत काम हिंदी भाषा में करना आरंभ कर दें, तो सरकार को भी साधन जुटाने पड़ेंगे। पैरा, अध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत ही गंभीर समस्या को लेकर आज इस सदन में विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसी समस्या पहले कभी भी हमारे सामने उपस्थित नहीं हुई। इसकी समीक्षा करने के लिए हम लोग कानून के अनुसार सरकार जो काम कर रही है उस पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और उसी पर अधिक से अधिक ध्यान दे रहे हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने भी कहा कि बड़े बड़े पूंजीपतियों से हमें अपने संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके कुछ सदस्य ऐसी बातें कह रहे हैं जो देश के हित में नहीं है। अभी सदन में एक सदस्य ने कुछ पूंजीपतियों के बारे में कहा
कि उन लोगों ने हमारे देश की पूंजी को बाहर के देशों में रखा हुआ है। यह एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग समूह है और इतने बड़े समूह में यदि एक दो आदमी गलती करते हैं, कुछ इस प्रकार के कार्य करते हैं जो देश के हित में नहीं है, तो उसके लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह शायद उचित भी नहीं होगा। पैरा। एक अन्य माननीय सदस्य ने बहुत सी आदर्श की बातें कही है। आदर्श की बात सही हो सकती है, मैं उनसे इस संबंध में सहमत हूँ, लेकिन समस्या यह नहीं है। समस्या यह है कि अभी जो स्थिति हमारे सामने है, कानून के अनुसार जिन लोगों ने उचित तरीके से व्यवहार नहीं किया है, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, हम उसकी किस प्रकार से आलोचना करें। आदर्श की बातों से शायद ही कोई सदस्य सहमत न हो। इन सभी बातों को देखकर हमें इस सदन में विचार करना है। इन बातों को ध्यान में रखकर हमें अपनी राय प्रकट करनी है। केवल यह कह देना कि सारा दोष सरकार का है, ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार को करों की चोरी करने वालों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि वे भविष्य में इस प्रकार से कर चोरी करने का साहस न करें। सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि जो लोग करों की चोरी कर रहे हैं, उनमें कितनी कमी आई है। सरकार ने इस संबंध में जो आयोग नियुक्त किया था, उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने पर देश का काफ़ी पैसा खर्च हो चुका है। इसको कार्यान्वित करने में कुछ कानूनी कठिनाइयां है। स्टॉप। पूछा गया था x²/yz, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।